जय हिंद आप सभी को। आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। इसके पहले का जो है 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और ये सर जो है ना क्लासरूम में सुबह प्रैक्टिस सेट होता है। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि प्रैक्टिस सेट सुबह में होता है 100 क्वेश्चन का, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट है, क्योंकि सर के द्वारा जो है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेट में डाला जाता है। तो इस सेट को सभी लोग अच्छे से देखिए, और इसके पहले अगर जो भी सेट नहीं देखें सभी लोग अच्छे पूरा सेट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम 2 भी आ गया है। तो इधर पीछे से जो है ना पूरा हम अच्छे से जहाँ तक हो चुका है सारा हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि इधर क्लास ना इस सेट का नहीं आ पा रहा है इस चैनल पे। अगर आप लोग देखे होंगे इधर बीच में ना बहुत तबीयत ख़राब मेरा था, और बीच में गैपिंग कारण क्या होता है ना कि हम जब तक पूरा देखते नहीं हैं पूरा क्वेश्चन को, पूरा मिलाते नहीं आंसर को, तब तक हम जो है ना क्लास नहीं ला पाते हैं। क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन ना जानबूझ के सर के द्वारा इरर के दिया जाता है कि नहीं, मतलब जो होता है ना क्लास नहीं करता है या होता है कुछ नहीं चेक किया। तो अगर आप किसी का क्लास अगर देखे हो कहीं पे आप देखिएगा तो आपको 1-2 क्वेश्चन आपको गलत ही बताया होगा। इसलिए हम पहले इसको क्लास को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से चेक करते हैं कि हाँ कौन सा आंसर किसका सही है नहीं है, तब हम इसको क्लास को ना मतलब रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लेट होने के कारण यही होता है। और हम कोशिश यही करेंगे ना कि कम से कम जो है दिन में 2 प्रैक्टिस सेट इसका हम सुबह एक शाम में ख़त्म करके जो है ना जहाँ तक सर करवा चुके हैं वहाँ तक आपको वापस ला दें। तो ये देखिए टेस्ट हुआ था 30/7/2024 को टेस्ट हुआ था, और ये 7 से 8:30 बीच में जो है ना टेस्ट होता है, सर के द्वारा करवाया जाता है क्लासरूम में। तो सभी लोग पीछे का जो भी सेट प्रैक्टिस सेट करवाएं उसको देख लीजिए, और आगे भी जो है ना जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करवाएं हैं सारा हम प्रैक्टिस सेट खत्म करवा देंगे, ठीक है। और इसका PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा, और बाकी जितने आगे का प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और आज से जो है ना आज से 50 क्वेश्चन का बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, जो सर जो करवाते हैं डेली टेस्ट सीरीज में, उसका भी आपको आज क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, टेस्ट नंबर कितना है तो 20 है। 30/7/2024 को टेस्ट हुआ था, इसका फुल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, और जो हम आंसर बताएंगे वही आंसर आपको सही मानना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का आंसर गलत है PDF में आपको हम बता देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ना कि वर्ष 1925 में भारतीय सेना का संभारितीकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पे जो है ना किया गया, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1925 में भारतीय सेना का संभारतीकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था। एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडहर्स्ट समिति की अनुशंसा पे किया गया था। किस समिति पे किया गया था तो सैंडहर्स्ट समिति के अनुशंसा पे किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये इसका 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, चोल वंश के काल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन हुआ था वो चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से होता है। किससे होता है, मेहरगढ़ से होता है। आजकल क्या है ना कि 100 प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस सेट है हर कोई आपको करवाने को देखने को मिलता होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत कम जगह मिलता होगा आपको देखने को। जो 50 क्वेश्चन का जो सर करवाते हैं डेली प्रैक्टिस सेट अब वो कम मिलता हो, क्योंकि इसलिए कम मिलता है ना क्योंकि उसमें सर आंसर देते ही नहीं है। और जब तक पूरा क्लास को अच्छे से नहीं देखिएगा, जब तक पूरा आंसर नहीं लिखिएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। यही कारण है कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो ना बहुत लोग नहीं करवाते हैं, बहुत के नहीं के बराबर करवाते हैं। इसलिए आपको ना हम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली जो स्टार्ट हुआ सितंबर माह में उसका प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे, और उसका जो भी डिटेल हम लिखेंगे ना सारा हम हैंड रिटन नोट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस पर हर हाल में सिलेक्शन ले लेना है तो ले लेना है, और बाकी जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन कर लीजिए। पेड वाइज में सभी कुछ एकदम बारीकी से तरीके से जो है ना होमवर्क दिया जाता है और प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो चलिए पहले क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से होता है। कहाँ से होता है, मेहरगढ़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दीवान ए बाकूफ गुप्तचर का गठन जो है ना किसने किया था, बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बाकूफ गुप्तचर का गठन किसने किया था,
तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 पे कह रहा है कि गांधी जी को मलंग बाबा, कह रहा है कि गांधी जी को जो मलंग बाबा उपाधि किसके द्वारा जो है ना दी गई थी, बताइए। आप लोग को आंसर सोचना है, कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए। कह रहा है कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुदाई खिदमतगार के संगठन के द्वारा जो है ना मलंग बाबा की उपाधि दिया गया था। और ऐसे भी प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत पहले ही हम टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं, इसलिए पहले भी हम PDF भेज देते हैं और बाकी बाद में क्लास आता है, तो सभी लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुदाई खिदमतगार के संगठन के द्वारा जो है ना गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखी है, बताइए। सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखा है, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखा है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, बताइए। वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाते हैं, बताइए। वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है किस तिथि को मनाते हैं, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाते हैं, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कर अधोलिखित कथनों में कौन सा में से सत्कथन का चयन कीजिए, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है कि अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। घाना में जो है ना कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल सही है। और कहवा जो है ना, कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, कथन सही है। तो तीनों कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी कथन क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा अधोलिखित कथनों में पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल सही है। और कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, बिल्कुल सही है। और श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, बताइए। कॉकेसाइड प्रजाति के लोग जो है ना सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में मिलता है। कहाँ मिलता है, यूरोप में मिलता है, याद रखिएगा। तो कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, तो यूरोप में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है कहाँ स्थित है, बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में स्थित है। कहाँ है, जापान में। और इसकी लंबाई का बात करें कितना है, तो 53.85 किलोमीटर, याद रखिए 53.85 किलोमीटर लंबाई है, याद रखिएगा। और ये जो है ना होन्शु को होक्काइडो द्वीप से क्या करता है, जोड़ता है। तो याद रखिएगा सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है ये होन्शु को होक्काइडो द्वीप से जोड़ता है और इसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है। याद रखिए कहाँ है, तो जापान में है। चलिए आगे कहिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है, बताइए। कर है ना कि निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है। देखिए इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और खनिज दिया हुआ है। देखिए किमरले की बोलेगा तो हीरा के लिए बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए कह रहा है बिटवा टरसेंड जो है ना सोना के लिए बिल्कुल सही है। और कटांगा जो है ना, कटांगा किसके लिए, तो कटांगा कोयला के लिए, ये क्या है, गलत है। कटांगा जो है ना ये यूरेनियम के लिए, किसके लिए, यूरेनियम के लिए, याद रखिए। कटांगा जो किसके लिए, यूरेनियम के लिए, याद रखिएगा। और बूटे किसके लिए, तो तांबा के लिए, बिल्कुल क्या है, तो कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कर रहा है कोलकाता, पटना, कोची एवं दिल्ली नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताइए। कोलकाता, पटना, कोची एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का जो सही अवरोही क्रम होगा, मतलब घटते क्रम में कौन सा है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोची है, कोलकाता है, पटना है और दिल्ली है, ठीक है। तो कह रहा है कोलकाता, पटना, कोची एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है, तो कोची है, कोलकाता है, पटना और दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि हरित ऊर्जा की उपमा जो है ना किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को दी गई है, बताइए। कह रहा है कि हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को दी गई है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत ऊर्जा होगा। क्या होगा, जल विद्युत ऊर्जा को। इसमें जो है ना आंसर इसमें परमाणु ऊर्जा को भी होगा, इसमें 2 आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके जो है ना आंसर इसमें क्या होगा, तो जल विद्युत ऊर्जा को होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे इसमें आंसर जो है ना बी और सी दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आंसर जो अगर सही तरीके से निकाले ना तो इसका बी और सी दोनों होगा, लेकिन इसमें सही जो सटीक आंसर का 100% बोले तो जल विद्युत ऊर्जा को होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के वनस्पति निर्धारित करता है, बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा को। क्या है? वर्षा को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि मितपोषणी झील का उदाहरण जो है ना क्या है, बताइए। मितपोषणी झील का जो उदाहरण है क्या है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील है। क्या है? तो सांभर झील है। तो मितपोषणी जो है ना झील का उदाहरण क्या है? ओलियोगोट्रोफिक। कह रहा है कि मितपोषणी झील का उदाहरण है क्या है? तो सांभर झील है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, बताइए कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है वह कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन चक्र है। क्या है? तो कार्बन चक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, बताइए कितना हो सकता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 हो सकता है। कितना हो सकता है? 21। और 21 अनुच्छेद में वर्णन है। इसका जो अनुच्छेद है ना आर्टिकल कितना होगा? अनुच्छेद 243 के जो है ना अनुच्छेद 243 के जेड के जे में, कितना जेड के जे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 21 हो सकता है। और इसका जो वर्णन है आर्टिकल 243 के जेड के जे में वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की है, बताइए। कह रहा है कि किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, के संथानम समिति। क्या है? के संथानम समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा जो क्वेश्चन है सर के द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस शूट को अच्छे से देखिए। और अगर पीडीएफ अगर आपको पहले लगाना है तो पीडीएफ तो पहले भेज ही देते हैं, और अच्छे से जो है ना आप क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर के द्वारा डाला जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। तो कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन जो है ना किस राज्य में लगाया गया था? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। तो कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन जो है किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची का एक हिस्सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संवर्धित सूची का एक हिस्सा है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवर्धित सूची का एक हिस्सा है? तो दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता है। और देखिए बैंकिंग बोलेगा तो किस सूची का है? तो संघ सूची का है। बैंकिंग बोलेगा तो किस सूची का है? संघ सूची का है। और कृषि आय पर कर बोलेगा तो किस सूची का है? तो ये राज सूची का है। किसका है? तो राज्य सूची का विषय है, राज सूची का, याद रखिएगा, राज सूची का है। और शेयर बाजार और वायदा बाजार बोलेगा किस सूची का है? तो संघ सूची का। ये भी क्या है? तो संघ सूची का है। तो याद रखिएगा बैंकिंग बोलेगा तो संघ सूची, और शेयर बाजार और वायदा बाजार बोलेगा तो संघ सूची, और कृषि आय पर कर बोलेगा तो राज सूची है, और दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता बोलेगा तो ये क्या है? तो संवर्धित सूची का विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ संस्थान जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति में है। कहाँ स्थित है? तिरुपति में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि पद्म भूषण, कह रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से, बताइए। पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक से है। किससे है? तो भाला, इसी को जेवेलिन थ्रो बोलते हैं। तो याद रखिएगा पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक जो है ना किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर सुब्रमण्यम को। किसको नियुक्त किया गया? शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस एंजाइम का जो प्रयोग है ना वो चर्म उद्योग में किया जाता है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटीएस का। तो कह रहा है कि निम्न में से किस एंजाइम का जो प्रयोग है ना चर्म उद्योग में किया जाता है? प्रोटीएस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि सी विजिल जो है ना क्या है, बताइए। सी विजिल जो है क्या है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल ऐप है। क्या है? तो मोबाइल ऐप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है ना वो क्या कहलाता है? तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। तो याद रखिए कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि जंक ईमेल किसे कहते हैं, बताइए। जंक ईमेल किसे कहते हैं? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम को जो है ना जंक ईमेल कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कर रहा है, अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है बताइए। अभिलेख न्यायालय का जो है ना क्या आशय है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, इसमें सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन बोल रहा है इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो अभिलेख न्यायालय में जो है ना इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। और इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है, क्या है, ये भी कथन क्या है तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कर रहा है, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था बताइए। कह रहा है कि प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक था। कौन था, अशोक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कर रहा है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था बताइए। यमुना एक्शन प्लान जो औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और जापान और भारत में आपसी सहयोग से जो है ना ये प्रारंभ हुआ था, आपसी सहयोग से प्रारंभ हुआ था। तो कह रहा है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, 1993 में प्रारंभ किया गया था। और जापान और भारत के आपसी सहयोग से जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए। जल्लीकट्टू जो है ना किसके साथ जुड़ा हुआ है। 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ है। क्या है, तो छऊ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है बताइए। कह रहा है इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी या नर्तक है बताइए, कौन है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर है। क्या है, उदय शंकर। तो उदय शंकर जो है एक प्रसिद्ध शास्त्रीय क्या है, नर्तक या नर्तकी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कर रहा है, हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताइए। हिमालय विशेषता का जो है ना कौन सा युग्म सही है। देखिए कि पहला कह रहा है कुमायूं हिमालय जो है ना, कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, बिल्कुल क्या है तो सही है। जो कुमायूं हिमालय है वो सतलुज और काली नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। और नेपाल हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, ये क्या है, गलत है। नेपाल हिमालय जो है ना दिहांग, तीस्ता और काली नदी होगा, यहाँ पे दिहांग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, काली नदी होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेपाल हिमालय जो है ना तीस्ता और काली नदियों के बीच स्थित, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल एक क्या है तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को जो है ना टेम्पल ट्रेस कहा जाता है बताइए। कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को जो है टेम्पल ट्रेस कहा जाता है बताइए। ऑप्शन पे इधर आइए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि किस देश के प्रधानमंत्री को निवास को जो है ना टेम्पल ट्रेस कहा जाता है बताइए। नेपाल होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका होगा कि बांग्लादेश होगा, बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीलंका होगा। क्या होगा, श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को जो है ना टेम्पल ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रेस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं बताइए। वर्तमान में सार्क के जो है ना कितने पर्यवेक्षक देश हैं। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है। कितने हैं, 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है बताइए। कौन सा बंदरगाह है, इसमें ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा बंदरगाह जो है ना वो गुजरात में स्थित नहीं है, बताइए कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है। देखिए दीघी बंदरगाह बोलेगा तो गुजरात में नहीं है, कहाँ है तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। तो दीघी बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और मुद्रा बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में है। सिक्का बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में है। ओखा बंदरगाह कहाँ है तो गुजरात में, याद रखिएगा। तो मुद्रा, सिक्का और ओखा बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। और दीघी बंदरगाह बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में है बताइए। कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर का है। किसका है, तो अंगूर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है बताइए। क्या करता है, कह रहा है कि प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है, क्या करता है। तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्मुख करता है। क्या करता है, सम्मुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था बताइए। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, के डेविस ने दिया था। कौन दिया था, के डेविस ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि सेप्टिक टैंक
सेप्टिक टैंक जो होता है से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुक्ता कौन सी गैसें होती, बताइए। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसें के मिश्रण में मुक्ता कौन सी गैसें होती है? तो 41 का जो सही उत्तर होगा, सबको पता है कि मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे करा है, क्रायोजेनिक द्रव क्या है, बताइए। क्रायोजेनिक जो द्रव है ना वो क्या है? तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव नाइट्रोजन है। क्या है? द्रव नाइट्रोजन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही सुमेलित नहीं है। इसमें छांटना है कि कौन सा अयस्क दिया हुआ है और धातु दिया है, कौन सा अयस्क धातु क्या होता है, इसके बारे में छांटना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए पहला क्या कर रहा है कि मोनोजाइट किसका अयस्क धातु क्या होता है? तो थोरियम का होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। थोरियम का अयस्क बोलेगा तो क्या होता है? मोनोजाइट होता है। और पिंच ब्लेड किसका है? तो यूरेनियम का है। बिल्कुल सही है। और पिंच ब्लेड जो है ना रेडियम का भी होता है। जब यूरेनियम निकलता है उसके बाद रेडियम ही होता है। ठीक है, रेडियम होता है। और ग्रीनोकाइट का बोलेगा तो किसका है? तो प्लेडियम। ये क्या है? कैडमियम। ये गलत है। क्या है? इसका कैडमियम होगा। क्या होगा? कैडमियम, याद रखिएगा, ये होगा कैडमियम होगा। तो कैडमियम किसका है? तो कैडमियम का ऐसे क्या होता है? ग्रीनोकाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मोनोजाइट थोरियम का बोलेगा तो मोनोजाइट, यूरेनियम का बोलेगा तो पिंच ब्लेड, रेडियम का बोलेगा तो पिंच ब्लेड, और प्लोडियम का बोलेगा तो ग्रीनोकाइट नहीं होता है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे करा कि सबसे हल्की धातु कौन सी, बताइए। सबसे हल्की धातु जो है ना कौन सी है? तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम है। क्या है? तो लिथियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, बताइए। हाइड्रोजन जो है ना सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवी ने कहा था। किसने कहा था? डेवी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, बताइए। कह रहा है एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है। तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, संभारिक होगा। क्या होगा? संभारिक। तो कह रहे देखिए इसका जो आंसर है पीडीएफ में ना, इसका क्या है? तो ए दिया हुआ है। क्या है? ए दिया हुआ। इसका जो है ना गलत है। क्या होगा? गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, संभारिक होगा। ठीक है ना, इसका आंसर जो है पीडीएफ में क्या है? तो गलत दिया हुआ है। तो एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, क्या होता है? संभारिक होता है। अगर आप लोग कहीं क्लास देखे होंगे ना तो इसका आंसर गलत बताया गया होगा। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, क्या होता है? संभारिक होता है। याद रखिएगा कि बीटा कण के उत्सर्जन से जो है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? नियत रहता है। बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? द्रव्यमान संख्या नियत रहता है और परमाणु क्रमांक में जो है एक की वृद्धि होती है। यही क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संभारिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि शीतलन की दर जो है ना, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, बताइए। शीतलन का जो दर है किस पर निर्भर करता है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी पे करता है। तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पे करता है, और विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पे करता है, और विकिरणकारी सतह की प्रकृति भी करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कह रहा है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान पे अंतर पे करता है, और विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पे करता है, और विकिरणकारी सतह की प्रकृति पे करता है। सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा, बताइए। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो 49 का सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला होगा। क्या होगा? काला होगा। तो कह रहा है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना डेसिबल होता है, बताइए। साधारण जो बातचीत होता है कि ध्वनि की तीव्रता होता है, कितना डेसिबल होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल होता है। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। तो कह रहा है कि कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से अचर होगा, बताइए। कह रहा है कि जब किसी निकाय में क्रियाशील बल जो है ना आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग होगा। क्या हो? कोणीय संवेग होगा। तो याद रखिएगा कि जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अचर होगा? तो कोणीय संवेग क्या होगा? तो अचर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि स्वचालित कलाइयाँ घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है, बताइए। किससे ऊर्जा मिलती है? स्वचालित कलाइयाँ घड़ियों में ऊर्जा मिलती है
तो 53 का जो सही उत्तर होगा हम ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, बताइए। कह रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें करोपित में से कौन सा कथन जो है ना, मतलब सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। देखिए पहला कथन बोल रहा है, पहला कथन कह रहा है ना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होता है निषेचन के समय होता है, बिल्कुल सही है। और नर युग्मक की अनुवांशिक संरचना ही होने वाले बच्चे को लिंग निर्धारण करता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया X तथा Y गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है, ये भी कथन क्या है, तो सही। 1, 2, 3 क्या है, तो सही। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि न्यू मेटाफोर्स जो है ना श्वसन मूल कहते हैं हिंदी में, प्रायः पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है। तो कह रहा है न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल पाया जाता है किसमें। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना किस में होता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 58 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है कि पहला जो है ना कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, क्या ये गलत है। वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी लाता है। क्या लाता है, कमी लाता है। इसमें सही कथन बोल रहा है ना। तो कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में क्या करता है, वृद्धि नहीं कमी लाता है, क्या है, गलत है, यहाँ पे कमी होगा। और पैराथोराइड रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता नहीं, यहाँ पे वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, तब सही होगा। तो कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि नहीं कमी होगा, और पैराथोराइड रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी नहीं वृद्धि होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, एक में कमी होगा, एक में वृद्धि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है केचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। कह रहा है केचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना दिन का होता है, बताइए। लाल रक्त कणिकाओं में जो आरबीसी का जीवन काल होता है कितना दिन का होता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है नहीं बनाया जाता है, लेकिन एंजाइम बनाया जाता है, प्रोटीन बनाते हैं और हार्मोन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन क्या है, बनता है, लेकिन विटामिन ए नहीं बनता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो विटामिन ए नहीं बनाया जाता है, लेकिन एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन क्या होता है, बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी था, बताइए। कह रहा औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी था। क्या था, जर्मनी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए पहला कथन बोल रहा है कि समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है फ्रांस राजक्रांति का देन है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था, बिल्कुल क्या है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है, तो सही है। तो फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था, बिल्कुल क्या है, तो कथन सही है। तो पहला था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस राजक्रांति की देन है, बिल्कुल सही था। और दूसरा था कि फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है ना कब हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था, वो कब हुआ था। तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर 1918 को हुआ था। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है।
देखिए पहला कथन कह रहा है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, क्या है, गलत है। धन विधेयक जो होता है ना केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए क्या है, गलत है, केवल लोकसभा में होगा, इसलिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए सारा क्या है तो सही है। देखिए पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ना वह निर्णय करने में यह अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल जो है ना धन विधेयक है या नहीं। देखिए ये क्या है तो सही है। आगे कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक होता है, भी क्या है तो सही है। और राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी क्या सही था, लेकिन ये क्या था, गलत था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है किस वर्ष में खाद मिलावट निवारण अधिनियम जो है ना प्रथम बार लागू हुआ था, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है किस वर्ष में खाद मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, इनफैक्ट हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुच्छेद का। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 157 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे करानीन में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, बताइए क्या होगा। करानीन में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण, क्या होगा, उत्प्रेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं सन्निहित है, बताइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसमें सन्निहित है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में होता है, किसमें होता है, संसद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, बताइए कि कौन सा अनुच्छेद जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 है, क्या अनुच्छेद 51 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो 71 का जो सही उत्तर होगा, देखिए पहला, देखिए देख रहे हैं पहला जो कथन कर रहा है ना, इसमें असत कथन को छांटना है। देखिए पहला कह रहा है कि भारत विश्व में का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल क्या है तो सही है। जो भारत है विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी क्या है तो सही है। तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। और भारत जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, क्या है, बिल्कुल गलत है, क्या होता है, ये गलत है। मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके जो है ना कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के में राज्य में होता है, ये क्या है तो गलत है, डी क्या होगा, गलत होगा। चलिए क्वेश्चन 72 पे कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल का कुट्टानाड या कुटनाडु प्रसिद्ध है किसी लिए, बताइए। केरल का जो है कुटनाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है किसके लिए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 73 पे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा नहीं है, लेकिन नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो त्रिपुरा नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही जो है ना पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही जो है ना पश्चिम से पूर्व क्रम को पहचानिए। इसमें सिपकिला है, नाथुला है, आगे देखिए क्या है, तो क्या है तो बोमडीला है, और उसके बाद क्या है, लिपुलेख है। इसका जो सही उत्तर होगा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 1 4 2 3, तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले 1 हो जाएगा, सिपकिला दर्रा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 नंबर लिपुलेख हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो 2 नंबर, इसके बाद हो जाएगा नाथुला। तो पहले हो जाएगा सिपकिला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, उसके बाद क्या होगा बोमडीला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 4 2 3, 1 4 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, क्वेश्चन 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, बताइए क्या होगा।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिनिकॉय है। क्या है, मिनिकॉय। चलिए क्वेश्चन है 76 पे कह रहा है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो है ना अवस्थित है, बताइए कहाँ है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, यूपी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 77 पे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन है 78 पे कह रहा है कि निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक जो है ना है, बताइए। कह रहा है निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में है। कितना है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो व्यक्ति है पाँच व्यक्ति जो है ना 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। यहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, बताइए। दक्षिण भारत के जो है ना पोलीगार कौन थे, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। क्या थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें कह रहा है नाम दिया हुआ है और संगीत दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सुमेलित है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। पुंडरीक विट्ठल का संबंध जो है ना, इनका संगीत बोलेगा तो रागमाला है। ये रागमाला का जो है ना रचना किए थे। ठीक है, तो पुंडरीक विट्ठल का बोलेगा तो रागमाला है। और यहाँ पे अगर कुंभा का बात करें तो संगीत राज होगा। क्या होगा, संगीत राज होगा। ठीक है, और रामचंद्रिका जो है किसका है, तो ये जो है द्वारका दास का है। किसका है, द्वारका दास का, याद रखिएगा। द्वारिका दास का, किसका है, द्वारिका दास का, याद रखिए, द्वारिका दास का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में किस एक का शासन था, बताइए। कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद का था। किसका था, नंद वंश का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि विष्णु के इस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, कच्छप होगा। देखिए इसका भी आंसर पीडीएफ में गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर दिया हुआ सी दिया हुआ, लेकिन आंसर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छप होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो कच्छप को किया गया। क्या इसको किया है, कच्छप को। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंध है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, बताइए क्या होगा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो 1790 से 92 के बीच हुआ था। और ये जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 84 पे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है, इस क्या है, तो ये कारण था। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बताइए। करेक्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे था। क्या था, तात्या टोपे। चलिए क्वेश्चन 86 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। देखिए ऑप्शन इधर है। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, लेकिन दादाभाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, तो कह रहा है था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, लेकिन दादाभाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस रनाडे थे। चलिए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में जो है ना मंडी षड्यंत्र हुआ था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। क्या होगा, गदर पार्टी के मतलब जो है ना अथी में हुआ था, सही नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए।
अधिनियम दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है, इसमें छांटना है कि कौन सा अधिनियम जो है वो गलत है, बताइए। तो ये पहला जो है भारतीय जल सेना अधिनियम आया था 1927 में, बिल्कुल क्या है, सही है। भारतीय जल सेना अधिनियम आया था 1927 में, बिल्कुल सही है। और समन्वय वैज्ञानिक आंदोलन हुआ था 1930 में, बिल्कुल सही है। और द्वितीय गोलमेज अधिवेशन जो हुआ था 1931 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और सांप्रदायिक जो निर्णय हुआ था ये 1933 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कब हुआ? 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक जो निर्णय हुआ था ना 16 अगस्त 1932 को, ना कि 1933 को हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि लंदन मनी मार्केट द्वारा LIBOR लिबोर को कब समाप्त कर दिया गया था, बताइए। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 90 पे कह रहा है कि नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, बताइए। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। तो नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, बताइए। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया था? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन को चुनिए। गिफिन वस्तुओं के बारे में बोल रहा है ना, कौन सा कथन पढ़ना है, बताना कि कौन सा कथन जो है सही है। तो गिफिन वस्तुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, दाम बढ़ने पर मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या है? तो गिफिन वस्तुओं के बारे में सही है। तो दाम बढ़ने पर क्या होते हैं? मांग बढ़ जाती है। क्या है? गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 93 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है, बताइए क्या होता है, बताइए। राष्ट्रीय आय जो बराबर होती है, तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NNP। क्या होगा? NNP होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो बराबर होती है NNP होता है। क्या होता है? NNP के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, बताइए किसमें? कच्चा माल जो सम्मिलित होता है ना, किसमें होता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील पूंजी में। क्या होगा? कार्यशील पूंजी में। तो कह रहा है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है ना, क्या है, बताइए। व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। कृषि मूल आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? ये जो है ना, याद रखिए, इसका जो स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। तो कृषि मूल आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1965 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है कर्नाट वंश का जो संस्थापक था ना, कौन था, बताइए। कर्नाट वंश का संस्थापक था तो जो था कौन था? ये बिहार में हुआ था, नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 99 पे कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी था। क्या था? राजगिरी, या तो राजगिरी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे, बताइए कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो ये सेट नंबर था 20 जो है ना, फर्स्ट वॉल्यूम का जो है पूरा 20 सेट दिए थे सर, तो 20 सेट पूरा कंप्लीट करवा दिए। अब जो है ना नेक्स्ट सेट आएगा, नेक्स्ट वॉल्यूम का वॉल्यूम 2 आएगा, ठीक है। तो बाकी सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको जो है ना प्रयास क्वेश्चन का जो सर स्टार्ट की सितंबर में, उसका भी आपको इस चैनल पे देखने को क्लास मिलेगा, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी जिनको भी PDF मतलब प्रॉपर्ली तरीके से चाहिए, मतलब घटांतर का PDF और जो भी पेड बैच में स्टार्ट हुआ है बुक, तो सभी लोग जो है ना पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी ज्वाइन करना है। और बाकी इसका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पहले का भी PDF और अभी का PDF सारा मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लास आएगा उससे आपको सारा PDF दे दिया जाएगा। और बाकी जो भी ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का क्लास आ रहा है, सभी लोग क्लास को देखा कीजिए। और बाकी बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि PDF नहीं डाल रहे हैं, आप लोग चेक कीजिएगा ना, फाइल में आपको सारा PDF मिल जाएगा। जहाँ तक क्लास करवाए हैं वहाँ तक आपको सारा PDF मिल जाएगा। बाकी जैसे कल क्लास खत्म होगा 64 PT 64 जो मेंस का जो क्लास करवा रहे हैं उसका खत्म हो जाएगा, तो आपको 1 से लेकर 100 तक उसका, हालांकि हम 53 तक जो है ना क्वेश्चन तक PDF डाल चुके हैं। बाकी आगे जो सारा PDF उस पर डाला चल जाएगा। इसलिए सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिए और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।